सब भाइयों का नमस्कार। मैं फिर से आया हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर अपने इस यूट्यूब चैनल पुलकित ब्लॉग्स में। मैं आपके सामने बताऊंगा कंप्रेसर कैसे काम करता है। हम नया एसी, चाहे विंडो हो चाहे स्प्लिट एसी हो, किन किन सावधानियों का ध्यान देना चाहिए और कैसे लगवाना चाहिए, क्योंकि जब हम एसी लगवाते हैं तो हमें बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती हैं और उसका असर सीधा आपके रूम की कूलिंग पर पड़ता है। उस बारे में आपको बताऊंगा। और जब हम एसी खरीदने जाते हैं तो कुछ बातों का हमें ध्यान देना चाहिए जो कि कोई नहीं देता है, और वो बहुत ज़रूरी है। पिछली वीडियो में बताया था कि रूम की जो लोगों को शिकायत रहती है कि रूम में कूलिंग कम आ रही है, तो किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए उस बारे में बताया था कि रूम को बंद रखें, पंखे की स्पीड 1 या 2 पर चलाएं, रूम का गेट खुला नहीं होना चाहिए जिससे बाहर की गर्म हवा अंदर नहीं आनी चाहिए और अंदर की ठंडी हवा बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बार बार अगर हम गेट खोलेंगे तो अंदर की कूलिंग बाहर जाएगी। क्योंकि हीट का एक प्रोसेस है, एक नियम है, वो गर्म से ठंडे की ओर भागती है। आपने देखा होगा ठंड में अगर हम कहीं भी बाहर आग जलाते हैं तो वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। क्योंकि हीट का यही प्रोसेस है कि वो गर्म से ठंडे की ओर भागती है। इसलिए कमरे को बार बार ना खोले, बंद रहे दें। कुछ मामलों में ये भी देखा गया है कि कमरे के बगल में ही रसोई है जो कि ओपन रहती है, खुले में ही रसोई है और वहीं एसी लगा हुआ है। उसका असर सीधा आपकी कूलिंग पर पड़ेगा क्योंकि वो गर्मी जनरेट करेगा और आपका एसी ठंडक जनरेट करेगा। रूम के बगल में खुला हुआ स्पेस नहीं होना चाहिए, जैसे डाइनिंग रूम वगैरह या कोई रूम जो खुला हुआ है वो बंद होना चाहिए। और जो जालियां हैं, विंडो है, खिड़की है, वो भी बंद होनी चाहिए ताकि उसकी ठंडक बाहर ना जाए। और रूम का जो एसी का टेम्परेचर है वो लोग 16 या 17 करते हैं, ये समझते हैं कि ज़्यादा चलाएंगे तो ठंडक ज़्यादा करेगा। ऐसा नहीं है। रूम का 16 या 17 का रूम के टेम्परेचर से संबंध है। इसलिए आपको एसी 22 से 23 पर चलाएं, इससे आपकी बिजली बचेगी। और दूसरा, जैसे ही 22-23 टेम्परेचर आ जाएगा तो एसी कट ऑफ कर देगा, जबकि 16 या 20 तक आपका रूम का टेम्परेचर नहीं आएगा और वो कट ऑफ नहीं करेगा और आपका एसी चलता रहेगा, जिससे आपका बिल बनता रहेगा। आउटडोर को धूप में ना रखें, जितने धूप उस पर पड़ेगी उससे कंप्रेसर गर्म होगा और गर्म होकर बार बार ट्रिप मारेगा। अगर बहुत ज़रूरी है कि कहीं जगह नहीं है तो आउटडोर के ऊपर कम से कम 1.5 से 2 फुट ऊपर, ये नहीं कि आउटडोर के ऊपर ही प्लेट धर दें, उसके ऊपर प्लेट धर देंगे तो हीट का रुकावट होगा, वो हीट नहीं जाएगी और आपका वो ट्रिप मारेगा। इसलिए 1-2 फुट के ऊपर प्लेट धरे, कम से कम 1.5 फुट, 1 या 1.5 फुट के ऊपर प्लेट लगा दें, जिससे सूरज की रोशनी आपके आउटडोर पर ना पड़े। ये बहुत ज़रूरी है। जितना आपका आउटडोर या इंडोर एसी सफ़ा होगा या विंडो एसी एक ही बात है, सफ़ा होगा, उसकी जाली सफ़ा होगी, उतनी ही आपका एसी जल्दी ठंडा करेगा, क्योंकि उसे प्रॉपर, उनकी कोयलों को प्रॉपर ठंडक मिलती रहेगी। आउटडोर के पीछे या विंडो के पीछे जितनी गंदगी लगेगी उतना ही आपका एसी ठंडा कम करेगा, क्योंकि उसकी कंडेंसिंग कॉइल को हवा नहीं मिलेगी, जो कि प्रोसेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है।
गैस रेफ्रिजरेंट गैस को प्रोसेसिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बाहर की हवा वो नहीं मिलेगी और वो आपकी कूलिंग पर इफेक्ट डालेगा। अब मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बात, वोल्टेज, जो इन्वर्टर एसी है उसके लिए 180 से 200 के बीच वोल्टेज होनी चाहिए। जो परफेक्ट वोल्टेज है वो 220 है। लेकिन इन्वर्टर एसी क्योंकि कम पर चलते हैं इसलिए 180 तक चल जाएंगे। और नॉर्मल एसी जो नॉन स्टार है, जो 5 स्टार एसी हैं, वो बिजली कम खाते हैं, उनके लिए भी सही वोल्टेज कम से कम 200 वोल्टेज होने चाहिए, तभी वो कंप्रेसर अच्छी तरह से रन करेगा। लेकिन जो नॉन इन्वर्टर जो एसी हैं, जो नॉन 5 स्टार हैं, उनके लिए 200 वोल्टेज कम से कम होने चाहिए। 200 वोल्टेज से कम रखेंगे तो कंप्रेसर रनिंग कम करेगा, कम प्रेशर जनरेट करेगा और गैस कम भागेगी, जो पाइपों में प्रेशर बनेगा वो कम बनेगा। और अगर आप वोल्टेज 270 से ऊपर धरते हैं, किसी किसी में केस में ये देखा गया है 290-300 वोल्टेज तक होते हैं, तो उस केस में आपका कंप्रेसर बंद हो जाएगा, चलेगा ही नहीं, क्योंकि उससे उन वोल्टेज बढ़ेंगी तो एम्पेयर बढ़ेंगे, एम्पेयर बढ़ेंगे तो आपका कंप्रेसर भी बंद हो जाएगा और एसी की पीसीबी भी फूकने का डर रहेगा। इसलिए परफेक्ट वोल्टेज 220 से 220 है, प्लस माइनस हो जाते हैं। इसलिए 220 जो परफेक्ट वोल्टेज है वो 220 है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 200 से कम तो होने ही नहीं चाहिए। 220 परफेक्ट वोल्टेज है तो 220 से 250 तक चल जाएंगे। 220 प्लस 20 240, अगर 10 वोल्टेज का और भी अप डाउन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इन बात को ध्यान रखें। अब मैं बताऊंगा कंप्रेसर कैसे रन करता है। ये कंप्रेसर है, ड्यूल पिस्टन आता है और सिंगल पिस्टन के आते हैं। ड्यूल पिस्टन का एसी केवल एलजी कंपनी बनाती है। हर कंपनी, आप शोरूम पर जाएंगे तो हर शोरूम वाला यही कहेगा कि ये ड्यूल पिस्टन है, जबकि ड्यूल पिस्टन सिर्फ एलजी कंपनी के आते हैं, बाकी सब सिंगल पिस्टन के आते हैं। केवल एक एलजी कंपनी है जो अपने इन्वर्टर एसी में ड्यूल पिस्टन दे रही है और सिंगल पिस्टन के सभी आते हैं। किसी भी में भी सिंगल डबल पिस्टन नहीं होगा। जितनी ये एक बार में टर्न लेने में बिजली जनरेट करेगा, उससे कम में ये आधे में करेगा। जब ये घूमेगा तो बिजली जनरेट करेगा, पावर जनरेट करेगा और उसी पावर से पंपिंग करेगा, प्रेशर बनाएगा, फिर वो गैस को आगे फेंकेगा। अगर 1 मिनट में ये 1000 राउंड लेता है सिंगल पिस्टन, तो ये उतने में 2000 राउंड लेगा। सिंगल पिस्टन में नॉन इन्वर्टर एसी, 5 स्टार एसी और नॉन 5 स्टार एसी तीनों में सिंगल पिस्टन होता है। इन्वर्टर एसी का प्रोसेस ये है कि वो 180 से 200 के बीच चल जाएगा। इन्वर्टर एसी में सेंसर लगे होते हैं, वो सेंस करते रहेंगे कि रूम के अंदर कितनी गर्मी है। अगर रूम खाली होगा तो कम ठंडक बनाएगा, एक व्यक्ति बैठा होगा तो उसी हिसाब से फिर इसके कंप्रेसर और एसी में लगा सेंसर सेंस करेगा और फिर एक के हिसाब से ही कंप्रेसर रन करेगा और उतनी ठंडक देगा। अगर 3 जने बैठे होंगे तो 3 के हिसाब से कूलिंग बनाएगा। 10 जने बैठे होंगे तो 10 के हिसाब से उतना ही कंप्रेसर फास्ट चलेगा और फिर वो रन करेगा। जबकि नॉन इन्वर्टर एसी में, जो ये 5 स्टार एसी में ऐसा नहीं है, सॉरी नॉन इन्वर्टर एसी में 5 स्टार एसी की जो कंप्रेसर होते हैं वो अलग होते हैं, वो भी कैपेसिटी होते हैं, जो कंप्रेसर वो यही होते हैं, लेकिन उनकी
जो टेक्नोलॉजी है वो अलग होती है, वो कम वोल्टेज पर चलते हैं। तो सही है, चलेंगे वो कम वोल्टेज पर। जब दूसरी बात, जो इन्वर्टर एसी हैं उनके जो कंप्रेसर है वो कम से कम 1000 आरपीएम पर चलेंगे। उनकी जो क्षमता है इन्वर्टर कंप्रेसर की, क्योंकि ये डीसी कंप्रेसर होते हैं, और डीसी कंप्रेसर कम से कम 1000 आरपीएम से लेकर 7200 आरपीएम तक चलेगा राउंड पर मिनट। यानी कि 1 मिनट में वो 7200 आरपीएम तक चल सकते हैं और कम से कम 1000 आरपीएम लेंगे। जबकि नॉन इन्वर्टर एसी जो आते हैं, ये 5 स्टार एसी आते हैं, उनमें ऐसा नहीं है। वो जो नॉन 5 स्टार एसी है वो उनकी जो स्पीड रहेगी, जो कंप्रेसर रन करेगा वो फास्ट रनिंग करेगा, 3270 आरपीएम लेगा। जैसे आप ऑन करेंगे तुरंत वो फास्ट घूमेगा, 3200 आरपीएम लेगा और फास्ट कूलिंग करेगा। जबकि ड्यूल जबकि इन्वर्टर जो कंप्रेसर है, डीसी कंप्रेसर है, उनमें ऐसा नहीं है। उसमें जो कूलिंग करेगा वो धीरे धीरे कूलिंग करेगा। ये नहीं कि जैसा जो नॉर्मल कंप्रेसर है वो फास्ट कूलिंग करेंगे, तेज कूलिंग करेंगे, लेकिन इन्वर्टर एसी में ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे कूलिंग करेगा। और जब एक बार पूरी कूलिंग आ जाएगी, उसके बाद एक टेम्परेचर, जो टेम्परेचर आप सेट करेंगे, अगर एसी के अंदर आप 22 सेट करेंगे तो उस 22 टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा कूलिंग आने के बाद। लेकिन जैसे ही जो नॉन इन्वर्टर एसी है, उस पोजीशन में क्या है कि अब 22 टेम्परेचर आ जाएगा, आपका एसी कट ऑफ कर देगा। फिर जैसे ही वोल्टेज डाउन हो जाएंगे, रूम के जो कूलिंग है वो डाउन हो जाएगी, वो फिर से अपनी फुल स्पीड पर चलेगा, पूरा जोर लगाएगा, फिर वो उसमें कूलिंग देगा। आप बाहर से आएंगे, आप एसी ऑन करेंगे, तो अगर इन्वर्टर एसी लगा हुआ है तो धीरे धीरे कूलिंग करेगा, आपको तेज कूलिंग नहीं मिलेगी। लेकिन जो नॉन इन्वर्टर एसी है उसमें आपको तुरंत कूलिंग मिलेगी। यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। और डीसी कंप्रेसर जो होते हैं, यही इसका माइनस पॉइंट है कि वो कूलिंग धीरे धीरे करेगा और बंद नहीं होगा। कूलिंग आने के बाद भी डीसी कंप्रेसर बंद नहीं होगा, वो आराम धीरे 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 रन करता रहेगा और बिजली खाता रहेगा, और ये बंद हो जाएगा। जितनी जरूरत होगी उतनी बिजली खाएगा। अब बाहर जाएंगे, रूम डीसी कंप्रेसर में क्या है, रूम बंद कर देंगे, आप कहीं चले गए 2 घंटे के लिए, तो ये एसी ऑन रहेगा तो ये कूलिंग खाता, बिजली खाता रहेगा। इसे आप चाहे बंद कर देंगे, दोबारा आएंगे जब चला लें उतनी आपकी बिजली बचेगी। लेकिन ये कंप्रेसर रन करता रहेगा आधा घंटे तक। जो इसका कंप्रेसर है, लाइट जाने के बाद आधा घंटे तक इसका कंप्रेसर रन करता रहेगा, और आधा घंटे के बाद ये कंप्रेसर बंद हो जाएगा। दोबारा इसे आप ऑन करेंगे, दोबारा से फिर वही 7200 आरपीएम तक लेगा। ये पूरी तरह वो लेगा। जो डीसी कंप्रेसर है ये 7200 जो जितनी इसकी क्षमता है आरपीएम की, वो एक बार में ही ले लेगा। उसके बाद फिर ये आराम से चलता रहेगा। यानी कि 1000 आरपीएम शुरू में लेगा और 7200 आरपीएम तक पावर लेगा। इसके अंदर 7 सेंसर लगे होते हैं, 4 सेंसर आउटडोर में लगे होते हैं और 3 सेंसर कूलिंग कॉइल में लगे होते हैं। 4 सेंसर जो होते हैं डीसी इन्वर्टर एसी में, 2 लगे होते हैं आउटडोर में अंदर की तरफ, एक होता है बाहर की तरफ आउटडोर में,
और एक सेंसर लगा होता है कंप्रेसर के ऊपर, जो बाहर आउटडोर के बाहर सेंसर लगा होता है वो बाहर की गर्मी को बताएगा, पीसीबी को इन्फॉर्म करेगा कि बाहर का टेम्परेचर इतना चल रहा है। दो सेंसर जो अंदर लगे होते हैं वो ये बताएंगे कि जो रेफ्रिजरेंट घूम रहा है आउटडोर कंडेंसर कॉइल में, जो गैस को चेंज करता है, अवस्था परिवर्तन करता है, उसका गैस का बॉइलिंग पॉइंट कितना चल रहा है उस बारे में वो पीसीबी को इन्फॉर्म करेगा। जो कंप्रेसर के ऊपर लगा होता है सेंसर, वो ये बताएगा कि जैसे ही कंप्रेसर हीट होगा वो पीसीबी को इन्फॉर्म कर देगा कि इसका कंप्रेसर का जो हीटिंग टेम्परेचर है वो कितना चल रहा है। ये इसलिए ये महंगा होता है। इसमें लगा स्प्लिट एसी और आउटडोर एसी दोनों में ही सेंसर लगे होते हैं। इन्वर्टर एसी नई टेक्नोलॉजी है, इसलिए ये एक एक मिनट की खबर रखेगा, एक एक सेकंड की। या तो आप बाहर से आएंगे, या तो आपको, अगर आपके पास आप इन्वर्टर एसी खरीदते हैं, या तो जब आप ऑफिस से बाहर से आएंगे तो आपको आधा घंटे या 1 घंटे पहले चलाना होगा और रूम बंद करना होगा, ताकि जब आप जाएं तो आपको पूरी कूलिंग मिले। अगर आप जाएंगे तो ऑन करेंगे तो आपको प्रॉपर कूलिंग नहीं मिलेगी, देर में कूलिंग मिलेगी। और नॉन इन्वर्टर एसी में आपको तुरंत कूलिंग मिल जाएगी। यही इन दोनों कंप्रेसरों का डिफरेंस है। अब मैं बताऊंगा कि स्प्लिट एसी और आउटडोर एसी जो लगवाते हैं, इंस्टॉलेशन करवाते हैं, उसका आपके रूम पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आप एक नया एसी खरीदने जाते हैं, इस बारे में अभी तक यूट्यूब पर किसी ने वीडियो नहीं बनाई होगी और नहीं ये बातें बताई होंगी जो बात मैं बता रहा हूँ। जब आप नया एसी खरीदेंगे तो सबसे पहले अब ये चीज़ देखनी है, आप देखना आपको बहुत जरूरी है। आउटडोर के पीछे जब कंडेंसर कॉइल लगी होती है, वहाँ जाली लगी होती है, विंग्स, जिसे विंग्स कहते हैं। ये एल्यूमिनियम की होती है। ये स्प्लिट एसी वी शेप में होता है, पीछे भी विंग्स होती है, आगे भी विंग्स होती है। ये दबी हुई नहीं होनी चाहिए। खासकर विंडो एसी में ये देखा गया है, ये मेरा खुद का अनुभव है, जब वो नया एसी खरीदते हैं तो ये विंग्स दबी होती हैं। इन विंग्सों का बहुत बड़ा इफेक्ट है आपके एसी पर। अगर स्प्लिट एसी की विंग्स दबी होंगी, ये स्प्लिट एसी, ये विंडो एसी का आगे का भाग जब कूलिंग कॉइल लगी होती है, वैक्यूम का काम करता है, रूम की गर्मी को खींचता है। आपने देखा होगा कि जब आप एसी सर्विस करवाते हैं तो जाली के ऊपर गंदगी लगी मिलेगी। वो गंदगी एयर की होती है जो कि आपको दिखाई नहीं देती है, और वही गंदगी ये वैक्यूम खींचता है। जो स्प्लिट है या विंडो एसी है, जो उसकी कूलिंग कॉइल है, वो ये खींचती है और वो जाली के ऊपर आ जाती है। अगर ये दबी होंगी तो वो एयर में की गंदगी है वो नहीं खींचेगा और रेफ्रिजरेंट का प्रोसेस नहीं करेगा, जिसका असर आपकी कूलिंग पर पड़ेगा, कूलिंग कम होगी। ये विंग्स दबी हुई नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही आउटडोर का बैक या विंडो एसी का बैक, अगर ये दबी हुई होंगी तो बाहर की जो एयर जो आपके आउटडोर पर जो आपके इन विंग्स पर पड़ेगी और जो रेफ्रिजरेंट को चेंज करेगी, प्रोसेस करेगी,
वो प्रोसेस नहीं होगा, कम होगा तो आप उसका असर सीधा सीधा आपकी कूलिंग पर पड़ेगा। ये विंग्स बहुत हल्की होती हैं, एल्यूमिनियम की होती हैं और इतनी हल्की होती हैं कि आप छुआएंगे तो भी आपकी दब जाएगी, और इतनी पैनी होती हैं कि आपकी उंगली कट जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ये विंग्स दबी हुई नहीं होनी चाहिए। नए एसी में मैं खुद का अनुभव है, शोरूम से एसी आएगा, विंडो एसी या स्प्लिट एसी, उसकी विंग्स दबी हुई होती हैं। और जब आप शोरूम वाले से कहेंगे या सर्विस सेंटर वाले से कहेंगे, ये उसका एक ही जवाब होगा कि इसका कोई असर नहीं पड़ता है, जबकि इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। अब आउटडोर के पीछे कोई गत्ता लगा दीजिए और फिर एसी चलाइए, आपका एसी नहीं चलेगा और कुछ देर के बाद बंद हो जाएगा, कूलिंग ही नहीं करेगा अब आपका एसी, ये चेक कर लीजिए आप। इसलिए इसके पीछे गंदगी भी नहीं होनी चाहिए और ये विंग्स दबी हुई नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, खासकर विंडो एसी में, जो विंडो एसी खरीदते हैं, विंडो एसी चेक करें, क्योंकि विंडो एसी के सब पंखे वगैरह, पंखे हैं, ग्रिल है, ये टूटी हुई निकलती है नए एसी में। ये बहुत ध्यान दें, नए एसी में टूटी हुई मिलेगी। आप पैसा दे रहे हैं तो वो सही सामान का दे रहे हैं, ये नहीं कि पार्ट टूटे हुए निकलेंगे। अगर पार्ट टूटे हुए निकलेंगे तो सबसे पहले सर्विस सेंटर का एग्जीक्यूटिव आपके आएगा, घर में आएगा, वो चेक करेगा, फिर वो सेंटर पर रिपोर्ट करेगा, फिर सेंटर वाला उसकी शीट बनाकर कंपनी को भेजेगा, फिर कंपनी वाला उसको सेंटर पर आएगा, सेंटर से फिर आपके यहाँ आएगा। इस बीच में 10 दिन खराब हो जाएंगे। यानी कि जो कूलिंग आपको तुरंत मिलनी चाहिए वो कूलिंग आपको 10 दिन के बाद मिलेगी। एक केस में तो ये देखा गया है इन्वर्टर एसी में, क्योंकि मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, और ये देखा गया है कि इन्वर्टर एसी जब लगाया, शादी का दौर था, लड़के की शादी थी, उस केस में इन्वर्टर एसी लगाया और इन्वर्टर एसी चला ही नहीं, क्योंकि उसमें लगी पीसीबी खराब थी। अब सोच लीजिए आप, नए एसी में पीसीबी खराब होने का क्या मतलब है? उसकी पीसीबी खराब थी, फिर एग्जीक्यूटिव आया दूसरा, हमने रिपोर्ट की, और रिपोर्ट आने से लगाने तक 10 दिन खराब हो गए। और दूसरी बात यह है कि जो सामान आपका नए एसी में लगकर आएगा, खासतौर से पीसीबी अगर जो नए एसी के साथ आएगी, वो दोबारा जो पीसीबी लगाने आएगा, वो पीसीबी में और इस पीसीबी में अंतर होगा। ये किस कंपनी का है मैं नाम नहीं बताऊंगा, और एक बंदे का और है जो नाम नहीं बताऊंगा, उसका ये कहना था कि जो पीसीबी कंपनी से आती है, इंस्ट्रूमेंटों में लगी पीसीबी आती है, वो नहीं होती है, और जो दोबारा पीसीबी बेचते हैं वो पीसीबी रिपेयर वाली होती है। क्योंकि कुछ पीसीबी ऐसी होती हैं जो वारंटी में होती हैं और वो खराब हो जाती हैं, वही कंपनी में जाती हैं, वही रिपेयर होती हैं, फिर रिपेयर होकर वही पीसीबी दोबारा लगती है। क्योंकि कंपनी उन पीसीबी को फेंकेगी नहीं, जो उसके पार्ट्स हैं, खराब पार्ट्स हैं, उनको निकाल लेगी, नए लगा देगी, वो पीसीबी आपके यहाँ इंस्टॉल होगी। इसलिए ये ध्यान दें कि अगर नए पीसीबी आपका आउटडोर या इंडोर दोनों में अगर पीसीबी खराब होती है, तो आप शोरूम वाले से कहें कि इसको नया सेट दे, शोरूम वाले से नया सेट मांगे। उससे दो ही पॉइंट करें, या तो आप पैसे रिफंड करें या हमें जो आउटडोर है या इंडोर है वो नया सेट दे। वो ये कहेगा कि आप सेंटर पर कस्टमर केयर पर कंप्लेन लिखवा दें। तो जब आप तो उससे फिर ये कहें हमें पापा पैसे वापस रिफंड कर दे। जब हमारे यहाँ पीसीबी लग जाएगी, सेट सही चल जाएगा,
तो आपको पैसे दे देंगे। अब वो नहीं मानता है तो फीस का सीधा तरीका एक है, आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन करें। क्योंकि आपने जो पैसे दिए हैं वो नए एसी के दिए हैं, ना कि पुराने सामान के दिए हैं। वारंटी जो होती है वो इसलिए होती है कि एसी कुछ दिन चलेगा, कुछ दिन के बाद अगर खराब होता है तो कंपनी लायबल है। लेकिन आप एसी लगा रहे हैं और लगाते वक्त ही आपका खराब होती है तो वो कंपनी का फॉल्ट है। उसमें या तो शोरूम वाला पैसे रिफंड करेगा, पैसे रिफंड नहीं करेगा तो उस केस में आप कंज्यूमर कोर्ट में जाएं, वहाँ आपकी पूरी हेल्प होगी, टाइम लगेगा लेकिन आपको पूरा रिफंड मिलेगा और आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, विद इंटरेस्ट मिलेगा। इन बातों का ध्यान दें। वहीं शोरूम के सामने शोरूम वाले पर ही डिब्बा खोलें, चेक करें, उसकी फ़ोटो लें, उसको पैक करें, तब उससे कहें कि वो घर भेजे या आप खुद ले आए। नए एसी में भी गारंटी वारंटी दोनों होती है। 1 साल की फुल वारंटी होती है कि अगर 1 साल के अंदर कोई पार्ट्स खराब होगा तो वो चेंज हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और 6 महीने की या कुछ 3 महीने की हर कंपनी की अलग अलग पॉलिसी है। उसमें पूरे इंस्ट्रूमेंट की गारंटी होती है कि अगर कोई भी पूरा इंस्ट्रूमेंट अगर ख़राब होगा, डैमेज होगा तो वो चेंज हो जाएगा। ये कंपनी की पॉलिसी होती है और ये आपको कोई भी शोरूम वाला नहीं बताएगा। इसीलिए आप उसके सामने ही पेमेंट देने से पहले एसी को खोल कर चेक करें कि उसकी विंग्स दबी हुई तो नहीं है, इंडोर की भी और आउटडोर की भी, या कोई पार्ट्स फैन वगैरह डैमेज तो नहीं है। इन बातों का ध्यान रखें। अब मैं बताऊंगा एसी इंस्टॉल कैसे करते हैं, क्योंकि इंस्टॉलेशन में बहुत बड़ी कमी होती है जिसका असर पूरा पूरा आपके कूलिंग पर पड़ता है। सबसे पहले जो एसी को लगाएं हल्के सा डाउन रखें, बहुत हल्के सा, ताकि जो उसका वाटर है वो बाहर निकल जाए। जो होल करवाएंगे तो होल हल्का सा डाउन होना चाहिए इस पोजीशन में। उसके पाइप को बिल्कुल सीधा रखें इस पोजीशन में, ये उठा हुआ नहीं होना चाहिए। इस पोजीशन में अगर रखेंगे ड्रेन पाइप को तो पानी आपका यहाँ आएगा और यहाँ ब्लॉक होगा, और ये ब्लॉक क्या होगा, इसका असर सीधा सीधा आपके कूलिंग पर पड़ेगा। ये पानी आपका बाहर गिरेगा, एसी के नीचे गिरेगा, क्योंकि यहाँ पानी रुका हुआ है। गंदगी जमेगी पाइप में तो गंदगी ब्लॉक कर देगी और आपकी जो पानी वाटर बनता है वो अंदर गिरेगा। इसलिए इसको बिल्कुल सीधा नीचे रखें और बाल्टी में डूबा हुआ नहीं होना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि उस पाइप को बाल्टी के अंदर डुबो देते हैं, ये डुबा हुआ नहीं होना चाहिए। बाल्टी से 1 फुट ऊपर होना चाहिए ताकि पानी बाहर निकल जाए। अगर ये डूबा रहेगा तो जब बाल्टी भर जाएगी तो ये एसी स्प्लिट एसी आपके पानी को वापस खींच लेगा और वो पानी वाटर फिर अंदर गिरेगा। आपने ये देखा होगा, आप घर में बाल्टी में या भगोने में पानी भरते हैं पाइप से, अगर वो जब वो भर जाएगा तो उसके पाइप को निकाल दीजिए, वो सारा पानी बाहर निकल जाता है बैक प्रेशर से, क्योंकि वो हवा ले लेगा, बैक प्रेशर से वो बाहर निकल जाएगा। वही कहानी यहाँ होती है। इसलिए स्प्लिट एसी में जो पाइप है, ड्रेन पाइप है, उसको ऊंचा रखें, बाल्टी में ना डुबोए। दूसरी बात, एसी के नीचे लोग एलईडी टीवी भी लगाते हैं, तो एलईडी टीवी स्प्लिट एसी के नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रियल केस में अगर कोई पानी गिरता है, कभी वाटर लीक होता है, तो वो आपके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर गिरेगा, आपका इंस्ट्रूमेंट खराब होगा। दूसरा कारण,
क्योंकि एलईडी टीवी भी हीट जनरेट करता है, तो उसका असर आपकी कूलिंग पर पड़ेगा। ये हीट स्प्लिट एसी हीट खींचेगा और कूलिंग पर इफेक्ट डालेगा। इसलिए स्प्लिट एसी के नीचे एलईडी टीवी नहीं लगवाएं, ना ही एसी गेट के ऊपर लगवाएं। गेट के ऊपर अगर आप एसी लगवाएंगे तो वो जैसे गेट खोलेगा वो सारी हीट बाहर निकल जाएगी। इसलिए गेट के ऊपर भी ना लगवाएं। अगर यहाँ बहुत जरूरी है, कहीं और जगह नहीं है एलईडी टीवी की, तो एलईडी टीवी और उसके बीच में एक पीवीसी की या एल्यूमिनियम की प्लेट लगा दें और वो प्लेट हल्की सी मोड़ दें ऊपर की तरफ, ताकि उसका पानी एक तरफ हो जाए। और वो ये प्लेट जो है ये एल्यूमिनियम की या सिल्वर की, एल्यूमिनियम की या पीवीसी की हल्की सी डाउन कर दें, हल्की सी, ताकि उसका पानी एक तरफ गिर जाएगा पीछे। आगे से मोड़ दें, न वो आगे गिरेगा न इस तरफ गिरेगा, वो एक कोने में गिरेगा। लेकिन सबसे रेफरेंस यही रहेगा कि जहाँ एसी लगवाएं वो एलईडी टीवी वहाँ ना लगवाएं। और इन तीनों साइड में गैप होना चाहिए। लोग स्प्लिट एसी दीवार से बिल्कुल टच करके लगवा लेते हैं, ये बहुत गलत है। दोनों तरफ कम से कम 1 फुट का गैप होना चाहिए और यहाँ भी कम से कम 1 से 1.5 फुट का गैप होना चाहिए ऊपर भी। अगर ये चिपका होगा, मिला हुआ होगा, तो छत की गर्मी खींचेगा, दोनों दीवारों की गर्मी खींचेगा, जिसका असर आपकी कूलिंग पर पड़ेगा। इसलिए तीनों तरफ बहुत गैप होना चाहिए। और ये पोजीशन, ये वाला गैप कम से कम 7 से 8 फुट का होना चाहिए। आप ये देखें कि आपकी दीवार जो छत है उसकी हाइट कितनी है, उसके अनुसार ही काम करवाएं। ये नहीं है कि ये प्रॉपर साइज नहीं है कि 7 या 8 फुट। अपनी दीवार की हाइट देखें, उस दीवार की हाइट से 1 से 1.5 फुट नीचे एसी लगवाएं, क्योंकि जब एसी सफा होगा ये कैबिनेट बाहर निकालेगा, तो जो उसका ढक्कन है ये भी ऊंचा होगा, ये खोलेगा, वो छत से नहीं लगना चाहिए। क्योंकि अगर खोलेगा तो छत से लगेगा, तो पीछे से कैबिनेट बाहर नहीं आएगी। इस कैबिनेट को बाहर निकालने के लिए पीछे से पकड़ना पड़ता है। कई बार देखा गया है जो ग्रिप होती है वो बहुत टाइट होती है, उसको पेचकस वगैरह से खोलना पड़ता है। जब ये गैप नहीं होगा तो वो खुल नहीं पाएगा। इसलिए 1 से 1.5 फुट का गैप होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही स्प्लिट एसी के साइड में भी 1 फुट का गैप, दोनों तरफ गैप होना चाहिए, ताकि वो हीट को कैप्चर ना कर सके। ऐसे ही नीचे भी 7 से 8 फुट का गैप होना चाहिए एसी में और ग्राउंड फ्लोर में। और स्टेबलाइजर, जब एसी ले तो उसकी क्षमता के अनुसार अच्छी कंपनी का स्टेबलाइजर जोड़ लें, उसमें 2.5 mm की वायर लगवाएं और एमसीबी जोड़ लगवाएं। ये एमसीबी है, जब आप इस कनेक्शन करेंगे स्टेबलाइजर के तो उसका कनेक्शन एमसीबी से करें और एमसीबी को की जो वायर है उसको फिर प्लग लगाएं। एमसीबी बहुत ज़रूरी है, शॉर्ट सर्किट होने पर आपकी एमसीबी डाउन हो जाएगी, तो ये आपकी एसी की प्रोटेक्शन का काम करेगा। 2.5 mm से कम की वायर न लगवाएं और स्टेबलाइजर की दूरी भी कम से कम 1 फुट होनी चाहिए। अगर 1 फुट से कम होगा, क्योंकि स्टेबलाइजर भी हीट जनरेट करता है, अगर 1 फुट से कम होगा तो वो हीट कैप्चर करेगा और अपनी कूलिंग पर असर पड़ेगा। इसलिए साइड में एसी जब भी लगवाएं, साइड में कहीं भी लगवाएं स्टेबलाइजर, वो 1 से 1.5 फुट का गैप होना चाहिए, कम से कम 1 फुट होना चाहिए। और स्टेबलाइजर को एसी के नीचे भी ना लगवाएं। कुछ
लोग एसी के नीचे ही स्टेबलाइजर लगवाते हैं, वो गलत है। पानी गिरेगा, स्टेबलाइजर के ऊपर गिरेगा और आपका वो ख़राब होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। इसलिए इसको दूर रखें। किसी वजह से अगर स्टेबलाइजर में आग लगती है या कुछ होता है तो आपका स्पीड एसी खराब हो सकता है, उसमें आग लग सकती है। इसलिए इसको 1 फुट 1 से 1.5 फुट दूर रखें। और इस कोशिश ये करें, जो कंपनी देती है वायर, ये भी 1 से 1 मीटर के करीब देती है, 1 से अलग देती है, 1 से 1.5 मीटर वायर देती है। तो उसके अकॉर्डिंग ही स्टेबलाइजर जोड़ लगवाएं। बगैर स्टेबलाइजर के आप स्प्लिट एसी ना लगवाएं, स्प्लिट या विंडो एसी ना लगवाएं। चाहे क्योंकि कंपनी और शोरूम वाले कहेंगे कि इसके ऊपर स्टेबलाइजर जरूरी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी पार्ट्स है एसी के लिए। क्योंकि जब वोल्टेज की अप डाउन होती है, फ्लक्चुएशन होती है, वो फ्लक्चुएशन स्टेबलाइजर ही रोकेगा। कितने टन का एसी के ऊपर कितने वोल्टेज स्टेबलाइजर है वो पिछली वीडियो में बताया हुआ है। थोड़ी सी आवाज़ कम है उसमें, उस वीडियो में, वो सुने गौर से, कुछ कमी रह गई थी। आप कहेंगे तो मैं दोबारा उस बारे में वीडियो बना दूंगा, लेकिन स्टेबलाइजर बहुत जरूरी है। आउटडोर अगर लगवाएं ऊपर, तो कुछ पोजीशन में क्या करते हैं टेक्नीशियन, इस पाइप को सीधा कर देते हैं। बिल्कुल सीधे होने पर क्या होगा, जो पानी, जो वाटर गिरेगा वो आपके अंदर आएगा, पाइप के माध्यम से वो एसी के अंदर आएगा, स्प्लिट एसी के अंदर। इसलिए जब भी लगवाएं बैंड दें, घुमावदार दें, ताकि ये पाइप आएगा तो वो जब पानी गिरेगा तो यहाँ गिरेगा नीचे, वहाँ अंदर नहीं आएगा। इसलिए इस पोजीशन में ही लगवाएं। और इसके ऊपर ये खास नोट कर लें कि इंसुलेशन नीचे से लेकर ऊपर तक प्रॉपर सिलिकॉन की होती है, वो इंसुलेशन से पूरा कवर कराएं। हर पाइप में अलग अलग 2 पाइप होते हैं, दोनों पाइपों में अलग अलग इंसुलेशन करवाएं। और उसके ऊपर टेप आती है, मोटी टेप आती है, वो टेक्नीशियन नहीं लगाता है और वो अपने साथ ले जाता है और उसे कहीं और एसी लगाएगा तो वहाँ उसे बेच देगा। पहले ब्लैक कलर की आती है, किसी में वाइट कलर की आती है, वो सिलिकॉन लगवाएं दोनों पाइपों में अलग अलग, ऊपर तक, फ्लेयर तक। फिर उसके ऊपर वो बैंड पट्टी लगवाएं ताकि बाहर की हीट आपके पाइपों के ऊपर ना पड़े। अगर बाहर की हीट आपके पाइपों के ऊपर पड़ेगी तो पाइप गर्म होंगे और गर्म से फिर वो आपकी कूलिंग पर असर करेंगे, आपका कंप्रेसर बार बार ट्रिप मारेगा। इन पाइपों के ऊपर हीट नहीं पड़नी चाहिए। आउटडोर धुंध ना रखें। और आउटडोर के नीचे रबड़ लगी होती है, हर कंपनी में 4 जो पैड होते हैं, 4 रबड़ देती है 4 पाँव के लिए, उसमें वो रबड़ लगवाएं ताकि वाइब्रेशन ना हो। वाइब्रेशन होगा तो उसका असर आपके पाइपों पर पड़ेगा, ये हिलेगा और हिलने से आपके पाइप डैमेज हो सकते हैं। ये बहुत तेज हिलता है, बहुत कंपन करता है, इसलिए पैड लगवाएं ताकि वो उस वाइब्रेशन को रोकें। ऐसी विंडो एसी में, विंडो एसी भी लगवाएं, उसमें भी ये जो गैप है दीवार का, ये कम से कम 3.5 फुट का होना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि एसी को बिल्कुल छत से लगवा देते हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जितनी कूलिंग वो ऊपर करेगा उतनी कूलिंग बीच में करेगा।
और एसी वो सफा भी नहीं करता है टेक्नीशियन, क्योंकि उसे तारने में बहुत दिक्कत होती है और चोट खा आने का भी डर रहता है। इसलिए एसी को दीवार के कोशिश ये करें कि एसी को दीवार, अगर दीवार चौड़ी है तो इतना लगा लें जो 5 से 6 फुट पर लगा लें, ताकि वो आराम से उतर जाएगा और टेक्नीशियन को चोट भी नहीं लगेगी, कूलिंग प्रॉपर करेगा। लेकिन ये गैप बहुत जरूरी है, दोनों तरफ गैप होना चाहिए। और ये एसी झुका हुआ होना चाहिए हल्का सा, ताकि पानी बाहर निकल जाए। और वाइब्रेशन, क्योंकि वाइब्रेशन करेगा तो वाइब्रेशन के लिए भी फ्रेम जो होना चाहिए, मजबूत फ्रेम होना चाहिए। मजबूत फ्रेम नहीं होगा तो कंप्रेसर वाइब्रेशन करेगा और आपका वो जो विंडो है वो एसी गिरने का डर रहेगा, क्योंकि जो कैबिनेट लगी होती है, लकड़ी कैबिनेट लगी होती है, वो गिर जाएगी। और इस बीच में एसी और लकड़ी के बीच में बिल्कुल भी जगह खाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जगह खाली होगी हल्की सी तो बाहर की गर्मी आपके एसी पर पड़ेगी और वो गर्मी खींचेगा और उसका नतीजा ये होगा कि आपका असर कूलिंग पर पड़ेगा और कूलिंग बाहर जाएगी। ये सब बिल्कुल सील पैक होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और स्टेबलाइजर बहुत जरूरी है दोनों के लिए। जब आप कम कूलिंग की प्रॉब्लम आती है और टेक्नीशियन को बुलाते हैं, वो सिर्फ एक ही बात कहेगा कि आप पे गैस कम है और वो आपसे पैसे ले जाएगा, जबकि गैस कम नहीं होगी। ये कंपनियों की जो सेंटर है उनकी एक्स्ट्रा कमाई का जरिया है, क्योंकि उसको, उस टेक्नीशियन को उस गैस डालने पर कमीशन मिलता है, जबकि गैस कम नहीं है। उसके लिए आप एम्पीयर मीटर आता है, मैं इस समय नहीं है, मैं अगली वीडियो में दिखा दूंगा। एसी के पीछे, चाहे विंडो एसी है चाहे स्प्लिट एसी है, उसके पीछे चार्ट बना होता है जिसमें लिखा होता है कि कितने एम्पीयर लेगा, उतने एम्पीयर उस मीटर में आने चाहिए। दो तार होती हैं, प्लस और माइनस किसी भी एक तार में लगाएंगे, और यहां आता है एम्पीयर। एक तार उस एम्पीयर में लगाएंगे, उस वायर में लगाएंगे एम्पीयर के पे कनेक्ट करने के बाद, तो आपका वो एम्पीयर बता देगा जितने पे लिखा होगा स्प्लिट या विंडो एसी के पीछे बैक में, यहाँ भी लिखा होगा और आउटडोर के बैक में भी लिखा होगा। कहीं भी देख ले सेम एम्पीयर आएंगे दोनों तार में, प्लस में भी और माइनस में भी, क्योंकि जितने एम्पीयर प्लस में जाएंगे वापस होकर ही वो उतने एम्पीयर माइनस में आएंगे, उस दोनों तारों में आएंगे। उतने माइनस, जितने प्लस में जाएंगे उतने ही माइनस में आएंगे। और पिछली वीडियो में मैं दिखाया था, टेम्परेचर मीटर दिखाया था, अगर रूम का टेम्परेचर आ रहा है, घट रहा है, तो आपको जरूरत नहीं है, पूरी कूलिंग आ रही है। एक दो एम्पियर ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसीलिए अगर आपको लग रहा है कूलिंग आ रही है और एम्पियर भी सही आ रहे हैं, तो आपको जरूरत नहीं है, उसे ये कह दें कि हमें जरूरत नहीं है गैस की। फर्जी बताने पर उसकी आप कंपनी की साइट पर कंप्लेन भी कर सकते हैं। इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में वो एम्पीयर मीटर और गैस प्रेशर गेज और ये तीनों चीज़ें दोबारा दिखा दूंगा। ये है तरीका, दूसरा तरीका। पहला है टेम्परेचर मीटर, दूसरा है मल्टीमीटर। ये दोनों चीज़ें चाहे तो आप ले सकते हैं, वो इस तरीके का होता है, मार्केट से ले सकते हैं, ये बहुत काम आता है, दोनों चीज़ें बहुत काम आती हैं।
मल्टीमीटर से आप बैटरी की वोल्टेज चेक कर सकते हैं, कितने एम्पियर ले रहा है ये चेक कर सकते हैं, कितनी वोल्टेज आ रही है ये भी चेक कर सकते हैं। बहुत कम का है ये मल्टीमीटर ये। और मार्केट में अगर लोकल लेंगे तो 250-300 में मिल जाएगा, और कंपनी का 1000 रुपये तक मिल जाएगा। बहुत कम का है ये मल्टीमीटर ये। गैस अगर ख़त्म होगी तो वो एम्पियर नहीं बताएगा, सिर्फ जो नॉन इन्वर्टर एसी है वो 2 से 3 एम्पियर बताएगा। और अगर 5 स्टार एसी है या इन्वर्टर एसी है उसमें कुछ एम्पियर बताएगा या नहीं बताएगा, क्योंकि वो जो इन्वर्टर एसी है या 5 स्टार एसी है वो 4 से 5 एम्पियर पे चलते हैं, तो वो उस पोजीशन में हो सकता है वो एम्पियर ना बताए, तो समझ लें कि आप गैस नहीं है। स्प्लिट एसी के नीचे या विंडो एसी के नीचे एसी चलाने के बाद अगर हाथ लगाएंगे तो ठंडक महसूस देगा, अगर गैस नहीं होगी तो वो हीट देगा। कई बार वायर में मल्टीमीटर लगाने के बाद एम्पियर बताएगा, क्योंकि जब गैस पूरी निकल जाएगी तो कंप्रेसर उसकी जगह एयर ले लेगा। गैस तभी लीक होगी जब एयर आपके सिस्टम में, चाहे स्प्लिट एसी है चाहे आउटडोर एसी है या विंडो एसी है, कहीं लीकेज होगा, केवल लीकेज के पोजीशन में ही गैस निकलेगी। या अगर आउटडोर है तो बंदरों की वजह से या किसी की वजह से पाइप को तोड़ देगा यहाँ से या बेंड कर देगा, तो उस पोजीशन में आपकी कूलिंग पर असर पड़ेगा और वो एम्पियर रोकेगा। इसीलिए पहले टेक्नीशियन से पूरी जांच कराएं, पहले मल्टीमीटर से, दूसरा पहले टेम्परेचर मीटर से, दूसरा मल्टीमीटर से, और तीसरा प्रेशर गेज से। प्रेशर गेज जो ये एक लाइन पतली होती है एक मोटी होती है, मोटी वाली लाइन में जगह बनी होती है, वहाँ वो प्रेशर गेज लगेगा, और जितना आउटडोर के पीछे लिखा होता है कि इसमें कितने PSI गैस है उतना वो शो करेगा। ये तरीका है। दूसरा, हल्का सा नोजल खोल लें और देखें, अगर हवा ही आ रही है, केवल हवा होगी, गैस नहीं होगी, गैस होगी तो उसमें महक आएगी। ये तीनों चीज़ देखें। कई बार ये भी देखा गया है कि टेक्नीशियन पैसा कमाने के चक्कर में पिन लगी होती है वो पिन को कम कर देते हैं, या टेक्नीशियन क्या करेगा, जिससे आपको खुंदस निकालनी है, कोई नुकसान करना है, खुंदस निकालनी है, तो वो इसके वाल्व को बंद कर देगा या कम कर देगा। बंद करने की पोजीशन में आपका कंप्रेसर बंद तो नहीं करेगा, क्योंकि फिर एसी फटने का डर रहेगा, तो कम कर देगा। वाल्व को अगर कम कर देगा तो कम करने की वजह से गैस का फ्लो कम होगा, कंप्रेसर कंपन पैदा कम प्रेशर डालेगा, और गैस कम फ्लो होगी तो आपका कूलिंग पर असर पड़ेगा। दोबारा आपसे आप बुलाएंगे तो वो उसी बात के वाल्व खोल देगा, उसी बात के गैस चार्ज करने के नाम पर आपसे पैसे ले आएगा। इसलिए समझदार बने, ये कम कूलिंग से तीनों चीज़ चेक कराएं। ये 3 चीज़ें हर टेक्नीशियन के पास होती है, इसमें बनी होती हैं। इस तरीके का होता है प्रेशर गेज, ये मल्टीमीटर और ये टेम्परेचर मीटर।
तीन चीज़ें हर टेक्नीशियन के पास ज़रूरी हैं और ये तीनों चीज़ें से ही आप ये पता कर सकते हैं कि सिस्टम में गैस है या नहीं है। और एक वोल्टेज प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपके पास पुराना एसी है या कुछ कंपनियां हैं जो आज भी R22 यूज़ कर रही हैं, तो बैक प्रेशर यानी रनिंग प्रेशर जिस समय एसी चल रहा है उस समय पर रनिंग प्रेशर 50 से 70 होना चाहिए। जितनी गर्मी पड़ेगी उतना उस गैस का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अगर आपके पास उस मीटर में गर्मी नहीं है, नॉर्मल गर्मी से पहले या हल्की गर्मी है, 45 दिखा रहा है, तो यही गर्मी में टेम्परेचर 55 से 60 के बीच पहुंच जाएगा। ये सही है। फिर आप उसको इग्नोर कर दें, गैस न डलवाएं, तो 50 से 70 के बीच होना चाहिए। हर एक में 70 नहीं होना चाहिए, टन के हिसाब से है। 1 टन 1.5 टन 2 टन, 1 टन में 45 है चल जाएगा, 1.5 टन में 50 है, 50 से 60 के बीच होना चाहिए, यानी कि 45 से 70 के बीच होना चाहिए। 1 टन में 45, 1.5 में 50 और 2 टन में 60। यही गर्मी पड़ेगी तो यही टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसलिए 50 से 70 के बीच टेम्परेचर जो PSI उस मीटर में शो करना चाहिए। पूरी गर्मी में जब भरपूर गर्मी है उस टाइम पर अगर आपका टेम्परेचर 60, 50 या 70 है, जो 1.5 टन में टेम्परेचर 1.5 टन में आपका 60 तक पहुंच जाएगा। 60 तक अगर है 1.5 टन में तो ये सही है। 2 टन में अगर 70 है तो सही है। 1 टन में अगर 45 से 50 के बीच में है तो सही है। 1.5 टन में अगर 50 भी है तो भी सही है। गैस है, कम नहीं है। गैस कभी कम नहीं हो सकती, चाहे आपका एसी 2 साल चले या 10 साल चले। जब तक एसी है या जब तक आप हैं, ये दुनिया है, जहान है, तब तक उस एसी में अगर लीकेज नहीं है तो गैस कम नहीं होगी। गैस तभी कम होगी जब सिस्टम में कहीं लीकेज होगा या फ्लेयर ढील रहा है या किसी वजह से पाइप डैमेज हो गया है, टूट कर अलग हो गया है, तभी उसमें गैस कम होगी, वरना गैस कम नहीं होगी। R22 है तो रनिंग प्रेशर 50 से 70 होना चाहिए, डिस्चार्ज प्रेशर 250 से 300 होना चाहिए। स्टैंडिंग प्रेशर यानी कि एसी चल नहीं रहा है, बंद है, लाइट नहीं है, आप चेक कर रहे हैं, तो 150 से 160 होना चाहिए R22 का। R32 का होना चाहिए 245 से 255 और रनिंग होना चाहिए 110 से 120। R410 ये इन्वर्टर में होती हैं, ये दोनों कैसे इन्वर्टर की हैं। इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर 5 स्टार, उनमें ये दोनों गैसें आ रही हैं। R22 बहुत कम आ रही है, बहुत रेयर केस में है जो आपको R22 के मिल जाए, वरना ये गैस बंद हो चुकी है। अब जो आ रही है वो R32 या 410 आ रही है। 410 में 2 गैसों का मिक्सचर है, R32 और R125, इन दोनों से मिलकर बनती है R410A। R410 का बैक प्रेशर रनिंग प्रेशर 120 से 130 के बीच होना चाहिए। 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएगा, चल जाएगा, यानी कि 130 से 150 तक चल जाएगा, 40-50 तक चल जाएगा, 40 दिए 50 तक चल जाएगा। 410 एक जो स्टैंडिंग प्रेशर है वो 250 से 260 होना चाहिए, यानी कि बैक प्रेशर से डबल, जितना रनिंग प्रेशर है उसे डबल होगा। और डिस्चार्ज प्रेशर, जो गैस डिस्चार्ज कर रही है
कंप्रेसर से जो गैस डिस्चार्ज कर रही है उसका प्रेशर होता है 450 से 500। ये चेक नहीं कर सकते, इसका चेक करने का सिस्टम अलग होता है, इसका मीटर भी अलग होता है, मतलब मीटर ये होता है लेकिन चेक करने का प्रोसेस अलग होता है वो। तो डिस्चार्ज प्रेशर जो होना चाहिए वो 450 से 500 होना मिलेगा। ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आपके लिए ज़रूरी है ये स्टैंडिंग प्रेशर और बैक प्रेशर, रिंग प्रेशर, ये दोनों ही आपके लिए ज़रूरी है। ये है बॉइलिंग पॉइंट, जितने टेम्परेचर पर रेफ्रिजरेंट गर्म होगा ये वो बॉइलिंग पॉइंट है। R22 का जो टेम्परेचर होता है वो -40.8 सेंटीग्रेड होता है, R32 का -52 सेंटीग्रेड होता है, 410A का -51.4 सेंटीग्रेड होता है। और ये जो दो गैसें हैं ये है फ्रिज की गैस, ये एसी में नहीं पड़ती हैं, ये फ्रिज के अंदर पड़ती हैं, किसी में 34A और किसी में 600A। जो R34A है उसका रिटर्निंग प्रेशर 85 से 95 होता है और रनिंग प्रेशर यानी ब्रेक प्रेशर 12 से 15 होता है। और वजन भी लिखा होता है कि कितनी गैस पड़ती है, कितने ग्राम गैस पड़ती है वो भी लिखा होता है। गैस डालते वक्त ये देखें कि वो गैस कितनी डाल रहा है, तोड़ भी डलवाएं, तराजू लेकर, छोटी तराजू आती है, छोटी सी आती है, उस तोल से डलवाएं। तो 34A में 12 से 15 PSI होनी चाहिए। 600A का टेम्परेचर 0.1 दिखाएगा, लेकिन स्टैंडिंग प्रेशर 40 से 50 होगा। और 600A का बॉइलिंग पॉइंट -0.7 सेंटीग्रेड होगा। तो इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखें, बेवकूफ़ ना बने। कोई भी टेक्नीशियन आएगा कह देगा कि गैस कम है और इसकी वजह से कूलिंग कर रहा है, तो कूलिंग कम नहीं है। कूलिंग करने का प्रोसेस मैंने बता दिया है कि पहले टेम्परेचर मीटर से रूम का टेम्परेचर चेक करें, अगर डाउन हो रहा है तो सही है। मल्टीमीटर से एम्पियर चेक करें, कितना एम्पियर जो आपके सेट पर लिखा होता है उतना एम्पियर आ रहा है तो आपका सही है। 5-10 पॉइंट अगर कम भी है अगर गैस में तो सही है। एम्पियर मीटर 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे ले सकता है। 1 टन का जो नॉन इन्वर्टर एसी है, नॉन 5 स्टार है, 1 टन का एसी 6 एम्पियर लेगा, 6 से 8 एम्पियर तक ले सकता है। 1.5 टन का एसी 8 से 10 एम्पियर लेगा। और गर्मी में 12 भी ले सकता है अगर पूरी गर्मी है तो। 2 टन का एसी 12 से 14 लेगा, 14 भी ले सकता है और 16 भी ले सकता है। ये डिपेंड करता है बाहर की का जो टेम्परेचर है गर्मी का वो कितना चल रहा है, 40 है, 45 है, 48 है, उस टेम्परेचर के हिसाब से आपका, क्योंकि कंप्रेसर गर्म होगा और उस कंप्रेसर गर्म होने के बाद भी उसी हिसाब से एम्पियर लेगा। ये सब बातें बहुत ध्यान रखें, क्योंकि रूम को ठंडा जब करेगा जब दीवार भी ठंडी करेगा, छत भी ठंडी करेगा, ग्राउंड फ्लोर पर है तो ग्राउंड जो भूमि है वो भी गर्म होगी, वो भी ठंडी होगी। पंखे को 1 से 2 पर चलाएं, तेज नहीं चलाएं, तेज चलाएंगे तो छत की गर्मी पंखा खींचेगा और वो हीट जनरेट करेगा और आपकी कूलिंग पर असर पड़ेगा। रूम के गेट ना खोलें, बार बार खोलेंगे तो बाहर ठंडक जाएगी और अंदर हीट आएगी। इसीलिए ध्यान रखें, इंस्टॉलेशन के आते वक्त तो ध्यान रखें 1 से 2 फुट की दूरी होनी चाहिए, 1 से 1.5 फुट की स्टेबलाइजर की भी और स्प्लिट एसी की भी। ऐसी विंडो एसी में बिल्कुल ऊपर ना लगाएं, 3.5 फुट नीचे लगाएं। कोशिश करें कि दीवार के बीचों बीच लगवाएं ताकि तारने में भी सफाई हो। और एक चीज़ और,
फ्लैट में या घरों में जो इंडोर आउटडोर एसी लगाते हैं वो ऐसी जगह देते हैं जहाँ उसकी प्रॉपर सफाई नहीं होती, और अगर कोई खराबी आती है तो वो रिपेयर भी नहीं हो सकता। ये छत है, उस छत से भी इसकी दूरी कम से कम 1 फुट से 1.5 फुट होनी चाहिए दूरी, ऊपर से नीचे भी। ऐसी साइड में इस साइड भी 1 फुट कम से कम दूरी होनी चाहिए, गैप। और ऐसे पीछे पीछे की तरफ भी कम से कम 6 से 8 इंच का फर्क होना चाहिए, ताकि आराम से सफाई की जा सके। अगर ये दूरी नहीं होगी तो ये एसी आउटडोर खराब होने के बाद कोई कमी होगी तो ये ढक्कन नहीं खुलेगा, और वो आपका फिर इस आउटडोर को तारना ही पड़ेगा। आउटडोर अगर फ्लैट में रहते हैं तो इस आउटडोर को ऐसी जगह ना लगवाएं जो बहुत रिस्की हो। कुछ लोग अपने टेरेस के, ये बिल्डिंग है पूरी, इसकी यहाँ लगवा देते हैं, जो कि ये पूरी नीचे खाली होता है। ये बहुत रिस्की है, यहाँ ना लगवाएं, इधर या इधर ना लगवाएं। हमेशा अपने इसे जो डक है उन डक के अंदर ही एसी लगवाएं, आउटडोर लगवाएं। और इसी डक के यहाँ भी एसी ना लगवाएं, आउटडोर यहाँ ना लगवाएं, यहाँ भी रिस्की है। क्योंकि जो फ्लेयर होंगे अगर डैमेज हो जाते हैं तो ये यहाँ रिपेयर होंगे, ना यहाँ रिपेयर होंगे। रिपेयर जब भी होंगे जब आप इसी डक के अंदर आउटडोर लगवाएंगे। इसलिए कोशिश ये करें कि अपने आउटडोर को इसी डक के अंदर ही लगवाएं, चाहे सामने की दीवार पर लगवाएं, चाहे नीचे रख लें। नीचे रख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लोग इसलिए नहीं लगवाते क्योंकि वो बहुत हीट जनरेट करता है। इस हीट को दूर करने के लिए आप इसी डक में यहाँ अगर ऊपर लगवाएंगे या नीचे लगवाएंगे तो जाली खुलवा दें। जाली खुलवा देंगे तो ये जाली लगवा लें, ये ओपन करवा कर पतली जाली आती है वो जाली लगवा लें, या हीट चलाते वक्त एसी चलाते वक्त इसको खोल दें, सारी हीट बाहर निकल जाएगी। लेकिन किसी भी सूरत में किसी भी हाल में अपने आउटडोर को अपने टेरेस के बाहर ना लगवाएं, अपने जो डक है इसके बाहर ना लगवाएं, ये बहुत डेंजर है। ये खास ख्याल रखें। इसीलिए क्योंकि अगर आपका आउटडोर सही से सफ़ा नहीं होगा तो उसका असर आपकी कूलिंग पर पड़ेगा। वो सफ़ा जब भी होगा जब अपने आउटडोर को सही तरीके से लगवाएंगे। ऊपर भी गैप होना चाहिए, दोनों तरफ गैप होना चाहिए। अगर घरों में लगवा रहे हैं तो भी ये गैप बहुत ज़रूरी है। सीधी धूप आपके आउटडोर पर नहीं पड़नी चाहिए। सीधी अगर धूप पड़ेगी सामने से या साइड से तो उसका असर आपकी कूलिंग पर पड़ेगा, वो गर्म होगा और कम पे से गर्म होगा, उसका असर आपकी कूलिंग पर पड़ेगा। इसलिए अगर आप ऐसी जगह है जहाँ ज़रूरी है कि भाई वहीं रखना तो बीच में इसके ऊपर 1 से 1.5 फुट ऊपर स्लैब डलवा दें। ये आपको खाली रखना पड़ेगा। इतना खाली ऊपर रखने के बाद आप एक पेड़ लगा दें ताकि उसकी धूप सूरज यहाँ आएगा तो वो यहाँ इसकी हीट को यहीं रोक लेगा और ये गर्म होने से बच जाएगा। तो कोशिश जहाँ तक बचाया जा सके आउटडोर को सूरज की किरण से बचाएं। आज के लिए बस इतना ही। कुछ कमी होगी तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसको हल करूँगा, आपकी सारी समस्या को हल करने की कोशिश करूँगा। लेकिन इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें
इन्वर्टर एसी अगर आप 17 से 18 घंटे चलाते हैं तो पर 12 से 18 घंटे तो ही आपके बिल बचेगा, वरना बिल नहीं बचेगा, आपको खास असर नहीं पड़ेगा। दोनों के रेटों में बहुत अंतर मिलेगा। अगर आप 4 से 6 घंटे एसी चलाते हैं केवल, तो आप 5 स्टार एसी ले लें, वो कम आएगा, आपकी बिजली बचेगी और पैसा बचेगा। वो पैसा आपके बच्चों पर काम आएगा। आपके बच्चों को आपका पड़ोसी या आपका भाई नहीं पालेगा, आपको ही पालना है। इसलिए मनी को बचा कर रखें और इन बातों का ध्यान रखें। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एसी की सर्विस के लिए, कि एसी की सर्विस कैसे करवाते हैं और उनमें किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। नमस्कार।